वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 485 यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर। ठीक है, 20 से 22 23 प्रश्न तक पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या फिर सोनार। एक होता है रडार और दूसरा होता है सोनार। तो रडार तो आपको पता ही है और सोनार हो गया महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए, उनका पता लगाने के लिए। ठीक है, जैसे पनडुब्बी हो गई, आइसबर्ग हो गए। डी है इसका आंसर। तो समुद्र के भीतर छिपी कोई वस्तु, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म भी है, क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है और परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से जो है वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। चमगादड़ भी जो है पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं, क्योंकि दिन में तो दिखाई देता नहीं है उनको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ध्वनि की तीव्रता को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापेंगे हम एनीमोमीटर से मापेंगे। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अच्छा, ध्वनि की तीव्रता है तो ऑडियोमीटर से नापेंगे। ठीक है, मेरे को लगा वायु की तीव्रता है। डी है इसका आंसर, जागते रहिए। तो ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। एनीमोमीटर की बात करें तो वायु की वेग का मापन किया जाता है। ऑडियोफोन जो है वो दो संयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। और क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्रोनोमीटर से रिलेटेड है। दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है और क्रोनोमीटर मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में प्रयोग किया जाता है। देखिए, ऊपर वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट ही हो जाएगा। अभी एक्सप्लेनेशन में देखा, क्या क्रोनोमीटर का मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल, ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सेक्सटेंट का उपयोग दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने के लिए किया जाता है और विस्कोमीटर किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र है। विस्कोमीटर, श्यानता होती है विस्कोसिटी। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सेक्सटेंट दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण है और इसका उपयोग जो है खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। बात करें विस्कोमीटर की तो किसी तरल की श्यानता यानी विस्कोसिटी का मापन करने वाला यंत्र है विस्कोमीटर। देखिए, अगर किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी या बढ़ेगी? उसकी श्यानता घट जाएगी या बढ़ जाएगी? देखिए, घट जाएगी। श्यानता का मतलब एक तरह से किसी तरल का गाढ़ापन। जैसे सरसों तेल होता है ना अपना, तो सरसों तेल जो बोतल में भरा है तो श्यानपन के साथ है, श्यानता बढ़ी हुई है उसकी। जब हम फ्राई पैन में उसको डालते हैं, थोड़ा आंच लगाते हैं तो देखो येलो सा हो जाता है, पूरा पतला पतला सा हो जाता है। तो गर्म करने पर जो उसका श्यानपन है, जो उसकी श्यानता है, विस्कोसिटी है, वो घट गई, कम हो गई। ये पूछा जाता है कि श्यानता गर्म करने पर घटेगी या बढ़ेगी, तो घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से दूर की वस्तुओं जैसे कि सूर्य आदि के तापमान का मापन किया जाता है? गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या वाष्प दबाव थर्मामीटर। क्या है इसका उत्तर? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होता है ये जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव ना हो। ठीक है, इसमें जो है ऊष्मीय विकिरण के द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा मापी जाती है वायु की गति? एनीमोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर।
बाकी के 3 से भी कुछ ना कुछ मापा जाता है। तो एनियोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। जो वायुमंडलीय दाब है उससे बैरोमीटर के द्वारा उसको नापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव के घनत्व का मापन किया जाता है। और पवन की दिशा मापक यंत्र को विंड वैन कहते हैं। ठीक है, तो वायु की गति हो गई एनीमोमीटर और वायुमंडलीय दाब हो गया बैरोमीटर और द्रव के घनत्व का मापन हाइड्रोमीटर से और पवन की दिशा मापक यंत्र को विंड वैन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? ये मैच करने के लिए आते हैं। ठीक है, कि कौन सा मिलान सुमेलित है, सुमेलित कीजिए। 1 का 2, 3 का 4, 4 का 2, इस तरह से। तो वायु दाब तो नहीं होगा मैनोमीटर से, गैसों का दाब हो जाएगा बी। तो मैनोमीटर नामक यंत्र से जो है वो गैसों का दाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, गुरुत्व नहीं है वहाँ पर। तो देखिए, अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़ी नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना जो है करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। यह है पीसा की मीनार। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर जाती, क्यों नहीं गिरती है ये? वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, या उसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है निम्नतम स्थिति में रहता है, या गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है वो तल के अंदर रहती है। क्यों नहीं गिरती पीसा की मीनार, और है कहाँ पर यह इटली में। देखिए, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो तल के अंदर ही रहती है, इसलिए नहीं गिरती है। तो गुरुत्व केंद्र या ग्रेविटी वह बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक कि ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर ही रहती है। ठीक है, इसलिए झुकी हुई मीनार गिरती नहीं, अभी तक नहीं गिरी है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार बताइए। शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तनशील, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब कोई आप ऊपर खड़े हो 4th फ्लोर पे, आपने बॉल फेंकी तो उसका भार थोड़ी बदलेगा, नीचे फेंकोगे तो अपरिवर्तित रहता है उसका भार। इसमें निर्वात की तो बात की नहीं गई है। तो देखिए, आदर्श परिस्थितियों में किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है वो अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। किसी पिंड का भार, ठीक है, या गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, पोल्स पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, और पृथ्वी के तल पर एक समान नहीं होता सभी जगह। ठीक है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर कम होता है। बी करेक्ट है यहाँ पर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सबसे कम और ध्रुवों पर यानी पोल्स पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, और इस अधिक होने के कारण पिंड का भार जो है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिक होता है। क्यों? जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, फिर भी आपको इस गति का पता नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता? क्या आप पृथ्वी के आकार की अपेक्षा बहुत छोटे हैं? क्या अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है? या संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है? या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है? बताइए क्या है इसका उत्तर। पृथ्वी तो घूम रही है लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, हमें इसकी गति का अनुभव क्यों नहीं होता? अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है।
तो देखिए, हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति हमारे की अपेक्षा जो है हमारी गति शून्य है। पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पृथ्वी का पलायन वेग निम्नलिखित में से कितना है? देखिए, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में, 9th में, 10th में, 8th में। कितना है? 9.2 किलोमीटर प्रति सेकंड? नहीं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देखिए, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर से फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आता। पृथ्वी का पलायन वेग कहलाता है। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? क्या चंद्रमा एक उपग्रह है इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है? या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है इसलिए वायुमंडल नहीं है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है इसलिए वायुमंडल नहीं है? या इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है इसलिए? देखिए, चंद्रमा का जो पलायन वेग है, पलायन वेग का मान है वो कम है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, क्योंकि गैसें टिक ही नहीं पाती। छोटा सा पलायन वेग है, उसी को पार करके बाहर हो जाती हैं। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा धरती पर पलायन वेग का मान आपको पता ही होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए, चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण, फिर से सुन लीजिए, चंद्रमा पर जो पलायन वेग है उससे ज़्यादा है कहीं अधिक गैस के अणुओं का वेग, जिस कारण क्या होता है, वहाँ से गैसें जो हैं वो पलायन कर जाती हैं और इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। आप किसी लिफ्ट में बैठे हैं, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? अधिक पूछ रहा है ये, ठीक है। अधिक कब होगा? जब लिफ्ट नीचे जाएगी या ऊपर आएगी? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो हमारा भार जो है वो अधिक प्रतीत होता है। जब त्वरित गति से नीचे आ रही हो तो हम हल्के लगते हैं। ठीक है, ये है इसका आंसर। मतलब अधिक मालूम होगा जब ऊपर जाएगी, कम मालूम होगा जब नीचे आएगी। इसका अनुभव किया भी होगा आपने, नहीं हो तो कर लेना। तो देखिए, जब लिफ्ट त्वरित गति से, ठीक है, ऊपर की ओर जा रही होती है तो व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है और जब वो नीचे आ रही होती है तो हल्का मालूम पड़ता है। ठीक है, अगर वो लिफ्ट किसी तरह टूट जाए और धाएँ से नीचे जाके लगे, ठीक है, तो बहुत अधिक क्षति हो सकती है शरीर को, क्योंकि शरीर जो है वो ज़ीरो पे होता है पूरा। ठीक है, मतलब भार बिल्कुल कम होता है उसका। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। कोई भी टेस्ट या वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाए, उसके लिए सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में बेल आइकन का आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। धन्यवाद।